हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज द हिंदू के फ्रंट पेज से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर के यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पावर्स हैं उनको एनहेंस कर दिया है, अरेस्ट करने के मामले में, सर्च करने के मामले में एंड सीज करने के मामले में। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बोला कि हमारे 3 स्टेट आसाम, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब वाला जो रीजन है, जो स्टेट है, वहाँ पर पहले आपकी पावर्स कम थी। अब आपकी पावर्स को इंक्रीज करके 50 किलोमीटर कर दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर से। मींस यहाँ मैप के थ्रू आप देखिए, ये है वेस्ट बंगाल वाला रीजन। यहाँ पर आसाम 2 जगह से इस एरिया से बांग्लादेश से अपने बॉर्डर टच करता है और ये है पंजाब वाला रीजन। इस एरिया में पहले अगर मान लो ये हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, तो इस बॉर्डर के पास वाले रीजन में कुछ दूरी तक ही बीएसएफ के पास में पावर थी कि वहां पर सर्च ऑपरेशन बीएसएफ चला सकता था। लेकिन अब इस जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। ओके, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान के साथ में जो हमारी बॉर्डर लगती है और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर लगती है उसको सिक्योर करने का काम करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसलिए बांग्लादेश वाला रीजन को इसलिए कवर करता है क्योंकि पहले ये जो रीजन था वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में ये एक अदर कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था बांग्लादेश के नाम से, और इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बांग्लादेश को फ्रीडम दिलवाने में। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में ये हमारा मैप देख लीजिए। और इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये बोला है कि जो नए यूटी बने हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इस एरिया में भी आपको पावर को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो रेडियस थी वो पहले काफी कम थी। यहां पर देखिए, BSF लिमिट वाज फिक्स्ड अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री इन गुजरात। गुजरात में 80 किलोमीटर तक सर्च कर सकते थे, लेकिन राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम में 15 किलोमीटर तक ही जो BSF है वो अपना सर्च ऑपरेशन चला सकता था। पंजाब के जो CM है चरणजीत सिंह चानी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि एक तरीके से जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। फेडरलिज्म वर्ड क्या होता है? देखो, इस बार UPSC में देखो, आप कैसे भी देखो, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आने लगे हैं। मतलब आपके जो टर्म्स हैं उनमें क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि इस टर्म का क्या मतलब होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक सेंटर में लेवल गवर्नमेंट हो, लेवल हो गवर्नमेंट का, और एक हो स्टेट्स में। जो स्टेट्स और सेंटर हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब वो अपनी जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से गेन नहीं करेंगी, बल्कि एक जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो लॉ होगा, उससे अपनी पावर को गेन करेंगी। ये होता है ट्रू फेडरलिज्म। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां देखिए, ये देखो, NCR को लेकर के ये आर्टिकल है। नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है उसके आसपास वाले रीजन को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है NCR। बहुत पहले से चल रहा है ताकि उसके आसपास वाले एरिया में भी डेवलपमेंट हो, उसकी वजह से दिल्ली में किसी भी लेवल का कोई भी इफेक्ट ना हो पाए। अब इसमें कोशिश की गई है कि जो पहले जो रीजन था उसको कम किया गया है, डिक्रीज किया गया है। NCR प्लानिंग बोर्ड NCRPB के द्वारा ट्यूसडे को उन्होंने एक नया अप्रूवल निकाला है, नया ऑफिशियल डाटा निकाले हैं कि उसके थ्रू उन्होंने कोशिश की है कि NCR का जो रीजन है उसको कम किया जाएगा, जिसमें राजस्थान में अलवर, हरियाणा में पानीपत और उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर एरिया है उस एरिया को रिमूव किया जा सकता है NCR रीजन से। अब कैसे इसकी जानकारी हासिल की जाती है कि NCR रीजन यहाँ तक आएगा? पहले देखो, ये मान लो हमारी दिल्ली, जो ये दिल्ली कैपिटल है और इसके आसपास वाले एरिया में, जिसमें यूपी भी आता है, हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी, ये सारे एरिया कवर होता था और यहाँ पर भी डेवलपमेंट दिल्ली की तरह ही किया जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि किसी एरिया में तो ये जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज, जैसे 150 किलोमीटर तक की, और किसी एरिया में 80 किलोमीटर तक थी। अब इसको क्या किया जाएगा? इक्वल बनाया जा रहा है कि राजघाट जो है, राजघाट आप जानते हो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है, वहाँ से 100 किलोमीटर तक का रेडियस तैयार किया जाएगा और उस एरिया में जो रीजन आएगा उसी को कवर किया जाएगा NCR के अंडर। तो राजघाट के पास में ही शांतिवन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। देखो, जो ये वर्ड है ना राजघाट, ये ऐसे जो वर्ड है, यूनिक वर्ड्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है, PT जो है, वो
टर्म्स बेस्ड या फिर आप स्पेसिफिक मानो, यूपीएससी बोलता है कि डाटा नहीं पूछा जाता, लेकिन जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो फैक्ट्स जो है वो आपके क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। ओके, तो इस तरीके से जो एनसीआर रीजन है उसको दोबारा से डेवलप करने की बात की जा रही है कि दोबारा से इसको डिक्लेयर किया जाएगा। और इस डिक्लेरेशन में हो सकता है कि कुछ एरिया जो पहले एनसीआर के अंडर आता था अब वापस से उसको रिजेक्ट मतलब उसको डिक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, चाइना ने अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया किस एरिया को लेकर के, हमारे यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है जिसको पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन के नाम से भी जाना जाता था। इस एरिया के ऊपर चाइना अपना क्लेम करता था। अब यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर वेंकैया नायडू वो यहाँ की विजिट पर गए। अब यहाँ की विजिट पर गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ की विजिट पर आए क्यों। तो इंडिया की तरफ से भी काउंटर स्टेटमेंट दिया गया है कि देखो ये वाला जो एरिया है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। हम किसी भी एरिया में जाते हैं, जैसे हम अदर स्टेट में हमारे जो भी लीडर्स हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो लीडर हैं, वो अगर यहाँ पर विजिट करते हैं तो वो किसी भी एरिया में विजिट करते हैं, सेम इसी तरीके से इस एरिया में विजिट किया तो आपसे अप्रूवल लेने की थोड़ा ना जरूरत है। ये तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो ओके, तो ये स्टेटमेंट चल रहा है। डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। आपको पता होगा लद्दाख वाले रीजन में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस वाले एरिया में लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर रेगुलर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के लिए बात चल रही है कि जिन भी पॉइंट्स के ऊपर हमारा प्रॉब्लम्स है उनको हम सोल्व करें, ताकि दोनों की दोनों जो कंट्री हैं वो अपने ग्रोथ के लिए अपना काम फोकस करें, ना कि सिर्फ बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ही अपना वर्क करती रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि कोविड जब आया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कोविड के जिनसे बहुत ज़्यादा फीस ली। तो आप एक ऐसी मैकेनिज्म बनाओ, एक ऐसे प्रोसीजर बनाओ जो एग्जामिन कर सकें कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोविड-19 पेशेंट से ओवर चार्ज किया है तो उनके खिलाफ में क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और इसी को लेकर के एक डायरेक्ट पिटीशन फाइल की गई थी और उसी पिटीशन का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरीके से रेगुलेशन जारी किया है गवर्नमेंट के लिए कि आपको ये चेक करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोविड को लेकर के ही है। कोविड की वजह से जो इस ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो उसमें एक तरीके से डिप देखने को मिला था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो दोबारा से रिकवर हो रहे हैं। मींस हमारी जो इकोनॉमी है वो दोबारा से बूस्टअप कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 6 से इस आर्टिकल में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो राजस्थान को लेकर के है। इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि राजस्थान में अभी भी चाइल्ड मैरिज होती है। देखो राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर हम हिंदी महीनों के अगर हिंदी जो मंथ्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बात करें तो वैसाख जो महीना होता है वो वैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है जिसको आखा तीज या अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर उस दिन अबूझ सावे होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनकी एज भी 18 ईयर्स नहीं होती और उनकी शादी कर दी जाती है। अब जल्दी शादी कर दी जाती है तो लड़कियाँ जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेग्नेंट होने की वजह से अब देखो एक प्रोसीजर एक पॉइंट जब किसी भी प्रोसीजर में एक पॉइंट पर अगर गड़बड़ होती है तो उसके आप रिजल्ट देखना कितनी भयंकर निकल करके आते हैं। जब गर्ल की जल्दी शादी कर दी गई तो जल्दी बच्चा जब पैदा होता है तो ना सिर्फ उस गर्ल की एजुकेशन पर फर्क पड़ता है, वो बच्चा जो है उसकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है। दोनों की हेल्थ खराब हुई। अब जब गर्ल ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की तो जो बच्चा जो पैदा हुआ, जिस बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे की एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बोलता है कि माँ जो होती है, जो मदर होती है, वो किसी भी बच्चे के लिए फर्स्ट स्कूल होती है, उसकी फर्स्ट पाठशाला होती है। तो मदर ने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, उसने संपूर्ण जो भी एक एथिक्स वैल्यू, जो भी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए था उसके स्टडी का, जो उसने अचीव नहीं किया, तो उसकी वजह से एक जो इफेक्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी गिरता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको रिड्यूस करने की आवश्यकता है। जैसे आप चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करोगे तो जो टीनेज प्रेगनेंसीज है उनको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। और जब ये चीज़ें रिड्यूस होंगी तो वीमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज होगा। जो गर्ल्स का इंक्लूजन है ना सिर्फ जॉब में, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट की, हमारी जो कंट्री की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उन पे वीमेन का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जब किसी भी पॉलिसी में वीमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो जो वो पॉलिसीज हैं वो एक तरीके से वीमेन सेंट्रिक पॉलिसीज बनेंगी और इनडायरेक्टली वीमेन को एम्पावर करने के लिए सारा वर्क किया जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। ये जो न्यू स्टडी है
इसमें सामने आई है कि जो बच्चियां हैं उनकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो इस तरीके की, जो एक तरीके से विलेज में जो ट्रेडिशन प्रोसीजर चलता आ रहा है उनकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेघालय जो हमारा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, यहाँ पर देखिए ये मेघालय रीजन है। यहाँ पर 3 हिल्स है, गारो, खासी एंड जैंतिया। उन्हीं हिल्स के ऊपर कुछ ट्राइब्स रहती हैं, जैसे गारो हिल्स के पास में गारो ट्राइब, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो यहाँ पर जो ट्राइब हैं उनके बीच में ये चल रहा है कि मेघालय को बाइफर्केशन कर दिया जाए, मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। ये पॉलिटिकल पुश इसको दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो गारो ट्राइब के जो लोग हैं उनको एक तरफ कर दो, और खासी और जैंतिया जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके लिए एक अलग स्टेट बना दो। आपको भी पता है कि हमारी कंट्री का इंटरनल पार्ट जो है, इंटरनल पार्ट में किसी भी एरिया को डिमिनिश करना हो या बॉर्डर को इंक्रीज करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ आपको दोबारा से चेंज करनी हो, तो ये सेंटर के पास में पावर होती है आर्टिकल 3 के तहत। मतलब हमारा जो स्टेट है उसके पास पावर नहीं है कि वो दोबारा से इसको चेंज करके 2 भागों में बांट दिया। ये सेंटर के पास में पावर है किसी भी स्टेट की एरिया, नाम, बाउंड्री, ये सब कुछ चेंज करने की, आर्टिकल 3 के अंडर। और आर्टिकल 2 में क्या आता है? आर्टिकल 2 में आता है कि बाहर से कोई टेरिटरी हमारे इंडिया के अंडर आती है तो उसको इंक्लूजन करने की पावर है आर्टिकल 2 के अंडर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पेज नंबर 7 से, यहां देखो कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने बसवराज बोम्मई, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें मोरल वैल्यूज़ को नीडेड है, ज़रूरत है, उनको इंक्लूजन होना चाहिए। जब हमारे मोरल वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में, लोगों में मोरल वैल्यूज़ इंक्लूड होंगे तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। हमारा जो एक्शन है, हमारा जो रिएक्शन है वो किसी भी तरीके से सोसाइटी को डिमिनिश करने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान को लेकर के है। अभी यहाँ पर देखिए G20 की मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया। उन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान में जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए सभी कंट्रीज़ को सामने आने होगा। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो कोई भी जो कंट्री है वो डायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन सभी कंट्री ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको सेव करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशंस ने जब ये बोला कि हाँ इस तरीके का प्रोसीजर चलना चाहिए और जो लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर 20 मिलियन जो पीपल हैं, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास में कोई ना कोई कमी इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जो फंड क्रिएट किया था उसमें अभी तक जितना फंड होना चाहिए था उसका ओनली 35% ही रिसीव हो पाया है। तो इसको लेकर के सभी कंट्रीज़ को हेल्प करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तालिबान को सभी ये चाहते हैं कि तालिबान गवर्नमेंट की मेजर प्रॉब्लम ये है, उसको इंक्लूजन लेने में मेजर प्रॉब्लम ये सामने आ रही है कि तालिबान एक तरीके से बोलता है कि हाँ हम अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे, सभी के राइट्स को सेव करेंगे, लेकिन बार बार तालिबान के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो वीमेन हैं, जैसे कि जर्नलिज्म में वीमेन का पार्टिसिपेशन था, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। स्कूल ओपन हो गई हैं लेकिन गर्ल्स को अलाउ नहीं किया गया है स्कूल में। तो एक तरीके से जो तालिबान है वो अपने वादों पे, जो अपने पॉइंट्स उन्होंने रखे थे उनके ऊपर क्लियरली अपनी बात नहीं कर पा रहा है। अगर वो अभी भी, जब तो देखो ग्लोबली प्रेशर है, तब जा कर के जो अफगानिस्तान है वो अपने जो भी इरादे हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, जो भी उन्होंने डिसाइड किया था उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो जब वो वहाँ पर वो गवर्नमेंट बना लेंगे तो उसके बाद में तो कैसे वो सारे के सारे जो लोगों के राइट्स हैं, जो विमेन का वहाँ पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके लिए कैसे वर्क करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर के है। अभी हमने देखा इंडिपेंडेंस डे को जो हमारे पीएम हैं उन्होंने एक तरीके का एक नया प्रोसीजर लॉन्च किया कि हमारे इंडिया में वीमेन और जो नए बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उनके बीच में न्यूट्रिशन का काफ़ी बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या चलाएंगे, न्यूट्रिशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो पीडीएस सिस्टम के तहत हम इस तरीके की जो ग्रेन्स हैं, फोर्टिफाइड राइस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ सके बच्चों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जो वीमेन हैं उनमें एनीमिया मेजरली पाया जाता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है उसकी भी काफ़ी कमी पाई जाती है। तो उसी को लेकर के आर्टिकल है, इसमें बोला गया है कि किसी भी कंट्री की जो
वहाँ की पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है कि उस कंट्री में किस तरीके से ग्रेन को उगाया जाता है। मतलब कंट्री की हेल्थ एम्पावर होगी जब अगर वहाँ पर जो भी ग्रेन्स उगाए जाएंगे वो अच्छे तरीके से उगाए जाएंगे। तो इसी को लेकर के आर्टिकल है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अभी कुछ डाटा हैं जिसने 17 स्टेट्स को और 5 यूनियन टेरिटरीज को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारी इंडिया की 4% पॉपुलेशन रहती है। इसमें मेजरली ये देखा गया कि हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी एग्रीकल्चर है उसमें ग्रीन एग्रीकल्चर मतलब फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़, बायोडाइवर्सिटी जो है एक तरीके से जो हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं उनको हमें यूज़ करना होगा। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी कमी है, इस तरीके के सीड्स जो हमारी जैसे पूसा हो गया, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस तरीके के सीड डेवलप करने होंगे जिससे न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिले। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना है। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कम यूज़ करके एक हेल्दी डाइट हमें प्रोड्यूस करनी है, और हेल्दी प्रोडक्शन जब होगा तो हेल्दी डाइट जो हमारी पॉपुलेशन है उसको मिलेगी, और जब हेल्दी डाइट मिलेगी तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन लेवल जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, ये जो आर्टिकल है ये एडिटोरियल पेज पर ही आया है। इसमें ये बताया गया है कि जो नया सीरो सर्वे कंडक्ट करवाया गया उसमें केरला में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें जो एंटीबॉडीज़ के ट्रेसेज हैं वो बढ़े हुए मिले हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पर की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है 87% एडल्ट पॉपुलेशन उसने 1 डोज ले ली है वैक्सीन की। 41% जो है एडल्ट पॉपुलेशन में उन्होंने दोनों डोज ले ली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चों में एंटीबॉडीज़ के ट्रेसेज हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये रहेगी कि स्कूल ओपन कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो मेजरली इससे इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 से यहाँ देखिए, हमारे जो पीएम हैं उन्होंने कल हमने देखा था कि गति शक्ति एक नया प्रोजेक्ट, एक नया पीएम गति शक्ति, एक नेशनल मास्टर प्लान फॉर सिंक्रोनाइजिंग कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये लॉन्च किया गया है। जिससे क्या बोला गया है कि इंडिया जो है वो बिजनेस कैपिटल के रूप में पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कैपिटल के रूप में डेवलप होगा। मतलब पीएम गति शक्ति, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी लाइंस, जैसे मान लो हमने अपनी जो सड़क है उसको डिग किया, अब वहाँ पर पाइपलाइन भी जारी होगी, अदर जो लाइंस भी जारी हैं, तो सबको सिंक्रोनाइज करना है। सारे के सारे जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वो सिंक्रोनाइज हों कि किसी एक एरिया में वर्क हो रहा है तो सारे के सारे जो भी इन्वॉल्व हैं उस एरिया को लेकर के वो वहाँ पर देखे कि कहीं उनको तो ज़रूरत नहीं है वहाँ पर काम करने के लिए। अब इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा पैसा है, जो मनी है कंट्री का, वो भी सेव होगा और जो काम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल सिटीज़, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत एक गोल आता है उसको हम ईजिली अचीव कर पाएंगे। जो रिसोर्सेज का लेकर के एक गोल आता है उसको भी हम ईजिली अचीव कर पाएंगे मीन्स। और इन सबसे क्या होगा, जब पैसा बचेगा तो हमारी कंट्री में जो इनइक्वलिटी है वहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा और एक तरीके से उस एसडीजी गोल को भी हम इजीली अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पर एसडीजी गोल को लेकर के बात की गई है। एसडीजी गोल को हम क्लियरली समझ लेते हैं। 2000 की बात है जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे और 2015 तक वो चले। उसके बाद में 2015 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होती है 2015 में, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं 17, जिसमें 169 टारगेट डिसाइड किए गए हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप मेंस में जब आंसर करोगे और जब इनसे आप कंक्लूजन कर सकते हो, जैसे वीमेन को लेकर के कुछ बात आ गई तो आप बोल सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के तहत जेंडर इक्वलिटी को हम अचीव करेंगे। इसके अलावा जैसे क्लीन वाटर को आ गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का नाम आप वहाँ पर डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपके नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे। अब देखो, इनको याद करने की सबकी अलग अलग ट्रिक होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मेजरली आपको जो ये नाम है वो याद होने चाहिए कि जैसे जो एसडीजी गोल नंबर 1 है उसमें पॉवर्टी की बात की गई है, गोल नंबर 2 है उसमें हंगर की बात की गई है। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो आपको पता ही है कि पॉवर्टी है तो नो, मतलब पॉवर्टी को खत्म करना है। तो अगर ये वर्ड आपको याद हो गई ना तो आप इजीली समझ जाओगे।
एक स्टोरी के थ्रू हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई एक बच्चा है, वो बच्चा गरीब है। अब पुअर है, गरीब है, तो पहला आ गया पॉवर्टी, पहला एसडीजी गोल आ गया पॉवर्टी से रिलेटेड। अब बच्चा गरीब है तो भूखा होगा, तो एसडीजी गोल 2 याद कर लो उससे। बच्चा भूखा होगा, अब भूखा होगा, गरीब है, बच्चा भूखा है, हंगर है, तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ भी खराब होगी। तो तीसरा किससे रिलेटेड हो गया? हेल्थ से रिलेटेड। बच्चा गरीब है, भूखा है और उसका हेल्थ खराब है। अब हेल्थ को इम्प्रूव किया गया। अब जैसे ही हेल्थ इम्प्रूव हुई बच्चे की, बच्चे ने डिमांड की कि उसको एजुकेशन लेनी है, मतलब गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि अरे यहाँ पर तो मैम पढ़ाती हैं, मतलब जेंडर इक्वलिटी को लेकर की कि जो बॉय एंड गर्ल वो इक्वल हैं, ये बात उसके दिमाग में आती है। अब जैसे ही बच्चे ने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, वो वापस घर आता है। रास्ते में वो देखता है कि एक नल, एक टैप जो है वो खुला हुआ है, लेकिन बच्चे ने स्कूल में सीखा है कि सबको क्लीन वाटर मिलना चाहिए, इसलिए वो टैप को बंद कर देता है। आगे रास्ते में आता है तो वो देखता है कि रास्ते में लाइट जली हुई है, लेकिन उसने स्कूल में सीखा था कि सबको क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी कब मिलेगी? जब लाइट सेव होगी। तो इसकी वजह से जो एसडीजी गोल 7 को हम याद कर सकते हैं। अब जब बच्चे ने एजुकेशन गेन की, तो बच्चा अब चाहता है कि उसके पास में एक डिसेंट वर्क हो, एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसकी। अब मान लो उसको अच्छी जॉब में मिल गई, इससे क्या हुआ? वो इंडस्ट्री में, इनोवेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका इंक्लूजन हो गया। अब बच्चे ने देखा कि अच्छी जॉब हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा इंक्लूजन हो गया, लेकिन बच्चे ने लास्ट में देखा कि मेरे कुछ और भाई बहन हैं, उनकी हालत तो सही नहीं हुई क्योंकि उन्होंने तो एजुकेशन गेन नहीं की। तो उससे क्या हुआ? उसको लगा कि ये तो इनइक्वलिटी बढ़ गई है, तो रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, उसको इस इनइक्वलिटी को कंट्रोल करना है। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा? उसने गाँव की जो भी अपनी ज़मीन थी वो बच्चों के लिए छोड़ दी और कुछ शहर की तरफ चल गया। वापस सस्टेनेबल सिटीज आ गया। गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज। बच्चा कहाँ चला गया? सिटीज में चला गया, और वो भी सस्टेनेबल सिटीज। अब बच्चे को ये ध्यान है कि इनइक्वलिटी है, उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन सही तरीके से होना चाहिए। इसीलिए जो बच्चा शहर गया, उसने रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन किया। ओके, अब उसके दिमाग में ये आया कि रिसोर्सेज को अगर हमें बचाना है तो हमें प्लेनेट को बचाना होगा। गोल नंबर 13, प्लेनेट को बचाना है तो हमें वाटर के अंडर जो भी लाइफ है उसको सेव करना होगा, लैंड के ऊपर जो भी लाइफ है उसको सेव करना होगा। और ये सब कुछ हम तब अचीव कर पाएंगे जब हमारे बीच में पीस होगा, जस्टिस होगा और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनेंगे। और ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो इन गोल्स को लेकर के पार्टनरशिप भी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से इस स्टोरी के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। 1-2 बार चीज को पीछे देख करके, बैक में करके आप दोबारा से स्टोरी को सुनोगे तो ये जो एसडीजी गोल्स हैं वो रेगुलर आपको याद रहने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ईरान और इंडिया को लेकर के है। इंडिया और ईरान डिस्कस कर रहे हैं कि एक तरीके से जो ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग है, इलीगल प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स है, उसकी वजह से अफगानिस्तान में वो हो रहा है। और ईरान को और इंडिया के जो रिलेशन है, इंडिया में जो बॉर्डर एरियाज है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अभी गुजरात में जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर हमने लगभग एक लार्जेस्ट सीजर ऑफ हीरोइन, मतलब इतनी ड्रग्स हमने वहाँ पर इकट्ठी की है, जिसकी वजह से लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया को इफेक्ट करेगा। लगभग 3000 किलोग्राम हीरोइन जो है उसको सीज किया गया है मुंद्रा पोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ईरान और इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिस्कशन किया कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए, ये तो अफगानिस्तान की तरफ से तो हम बॉर्डर इशू को लेकर के प्रॉब्लम हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से, और यहाँ पर नेपाल की साइड से हमारे इंडिया में जो फेक दार्जिलिंग टी है वो भेजी जा रही है, और उसकी वजह से जो दार्जिलिंग टी की एक रेपुटेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी ट्रेड को लेकर के, जिसमें बोला गया था कि फ्री एंड अनहेम्पर्ड फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, मतलब एक दूसरे के रिलेशन को, एक दूसरे की चीज़ों को इफेक्ट नहीं करेंगे और फ्री ट्रेड हो सकता है गुड्स का। लेकिन ये जो चीज़ें हैं उसमें दोबारा से ओवरलुकिंग करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, जो दार्जिलिंग टी फेक यहाँ पर भेजी जा रही है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, पेज नंबर 12 से
यहाँ जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि जो बच्चे जिनको ज़रूरत है उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए। वैसे भी भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए। यहाँ पर अलग अलग कंट्री का बता रखा है कि उन्होंने बच्चों को किस तरीके से कवर कर लिया है। जैसे कंबोडिया की अगर हम बात करें तो 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए अलाउ है। यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। चाइना और यूएई में 3 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है और यूएस, कनाडा और जर्मनी में 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है। देखो, यूएस, ईयू और तालिबान मिलकर के डिस्कशन कर रहे थे दोहा में। वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। तालिबान ये मांग कर रहा है कि सभी कंट्री जो है, यूएस ने बैन लगा रखा है, एक तो यहाँ के जो भी मनी है, जो भी इनके वो हैं उनके ऊपर बैन लगा रखा है, तो उसको खोला जाना चाहिए। तालिबान ये चाहता है कि उस पैसे का हम यूज़ करेंगे और कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। ओके, लेकिन जो सभी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि डायरेक्टली पैसा तालिबान को ना दिया जाए, क्योंकि तालिबान ने अभी तक अपने कुछ टारगेट फिक्स नहीं किए गए हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसा कुछ भी उनकी तरफ से ओपनली नहीं आया है। लेकिन कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि जो भी वहाँ पर जो पीपल मौजूद हैं उनका ह्यूमैनिटेरियन उनको असिस्टेंस दिया जाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।